हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सारणी का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप अपने उसमें ब्लूप्रिंट में देखे होंगे। एग्जाम में जो है आपके पास सारणी से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सारणी में क्या क्या चीजें बेसिक होती हैं। उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसकी पहले वाली क्लास में हम आव्यूह को पढ़ चुके हैं। आव्यूह के लिए जो चिन्ह होता है इस तरीके से लिखते हैं आव्यूह। तो आव्यूह को हम इस तरीके से लिखा जाता है। और जबकि सारणी के यदि हमें लिखना है तो सारणी को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर व्यवस्थाएं होती हैं। आव्यूह और सारणी में जो मेन अंतर है, पहला तो है इनके चिन्हों का। दूसरी चीज है कि जो आव्यूह होते हैं वो आयताकार हो सकते हैं, यानी कि उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है। जबकि ध्यान रखेंगे कि जो सारणी होता है वो हमेशा वर्गाकार होता है, यानी उसके स्तंभ और उसके पंक्तियों की संख्या जो है वो हमेशा समान होनी चाहिए। ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरी चीज, जो आव्यूह होता है वो आव्यूह वास्तव में क्या होता है, उसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, केवल वो संख्याओं की एक व्यवस्था होती है। उस तरीके से व्यवस्थित करके वहां पे संख्याओं को रखा जाता है। जबकि यदि हम सारणी की बात करें तो सारणी क्या है, एक संख्यात्मक मान है, एक परिमाण है। किसी भी आव्यूह के अगर हमको संख्यात्मक मान की यदि जरूरत पड़ेगी तब हम वहां पर उसके सारणी के वैल्यू को निकालते हैं। सारणी के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं A11, A12। मैं यहाँ पर 2x2 का एक सारणी ले रही हूँ, A21 और A22। ठीक है। तो सारणी को जो हम प्रसारित करते हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो किस तरीके से निकाला जाता है, जब हमें 2x2 का एक सारणी दिया हुआ है, देन आप यहाँ इस तरीके से यहाँ पहले स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इस तरीके से आपको जाना है। तो A11 यहाँ पर सारणी को अगर हम कैपिटल A से शो करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A11 A22 माइनस A21 इंटू A12। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन क्लास है। बट मैं स्टार्टिंग से जो जो चीजें हमको यहाँ पर सारणी में जरूरत पड़ी थी वे सारी चीजें वापस आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। यदि हमारे पास 3x3 का एक सारणी दिया हुआ है, यदि 3x3 का एक सारणी दिया हुआ है, सपोज मैं इसको नंबर से लेकर के समझा रही हूँ, 1 2 3 1 2 1 3 2 1, और हमें इसका प्रसार करना है। तो ध्यान रखेंगे सारणी का जो प्रसार है जरूरी नहीं है कि आप पहले रो से ही करेंगे या पहले कॉलम से ही करेंगे। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष उसको प्रसारित कर सकते हैं। जब भी हम सारणी का प्रसार करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि जिस लाइन में या जिस रो या जिस कॉलम में 0 आपको मिलता है या अधिकतम 0 मिलता है, उसके सापेक्ष यदि प्रसार किया जाए देन हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसको प्रसार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले रो के सापेक्ष इसका प्रसार करना चाहती हूँ, तो इसमें प्लस माइनस प्लस इस तरीके से ऑल्टरनेट आपको साइन देना होता है। फर्स्ट प्लस से चालू करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, और भी यदि 4x4 का आता या 5x5 का आता तो प्लस माइनस इस तरीके से आपको चिन्ह देना होता है। वैसे हमारे सिलेबस में मैक्सिमम 3x3 तक का ही सारणी जो है वो दिया हुआ है। तो किस तरीके से प्रसार करेंगे, फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेते हैं पहले रो, है ना, रो के सापेक्ष प्रसार करेंगे और इस रो को और इस कॉलम को हम छोड़ देते हैं। देन यहाँ पर हमको जो है एक इसका जो है उप सारणिक मिलता है 2 1 2 1। ठीक है, इसको लिए और इसके साथ में हम ये पहले कॉलम और पहले रो को छोड़ दिए। फिर सेकेंड एलिमेंट जब हम लेंगे तो आपको माइनस का साइन देना है, तो आप लिखेंगे -2। पहले में प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, -2 हम लिखेंगे और पहले रो और सेकेंड कॉलम को हम छोड़ेंगे, यानी माइनस ये 2 जो है जिस रो और जिस कॉलम में वो रहता है उसको छोड़ दिया जाएगा और बाकी हमारे पास जो उप सारणिक बनता है 1 3 1 1 इसको लिख लेते हैं। फिर प्लस का निशान आएगा, थर्ड वाले में +3 और उसके बाद में क्योंकि तीसरे एलिमेंट के लिए आपको पहला रो और तीसरा कॉलम छोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 2। तो इस तरीके से हम सारणिकों को प्रसार करेंगे और इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो देखिए क्या है 2, इसको इस तरीके से आपको निकालना होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 -2, तो ये हो जाएगा 2 -2 यहाँ पर बाहर 1 है, यहाँ से ब्रैकेट में आएगा 1 -3 और +3 और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 2 -6। और इसको अगर हम वैल्यू को निकालें इसमें, यहाँ से हमें मिल जाएगा 0, यहाँ से मिल जाएगा +4 0 +4 और
ये हो जाएगा -12, यानी इसकी वैल्यू आ रही है -8। तो सारणी का प्रसार आप ध्यान रखेंगे, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है उप सारणिक और सहखंड। उप सारणिक यानी माइनर और सहखंड का मतलब होता है कोफैक्टर। तो यहाँ पर जो उप सारणिक होता है उसको हम कैपिटल MIJ से शो करेंगे और सहखंड को हम कैपिटल AIJ से शो करते हैं। एक यहाँ पर सारणिक लेते हैं A11, A12, A21, A22। ये 2x2 का हमको एक सारणिक दिखाई दे रहा है, तो इसमें इसका उप सारणिक क्या होगा और सहखंड क्या होगा। उप सारणिक का मतलब होता है कि आप जिस एलिमेंट का उप सारणिक ले रहे हैं उस एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी जो बचता है वो उसका उप सारणिक कहलाता है। जैसे यहाँ पर यदि मैं M11 कहूँ तो M11 का मतलब होता है कि आप 1 एलिमेंट को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी जो एलिमेंट बच रहा है सारणिक के फॉर्म में आप उसको लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू है A22। ठीक है, इसी तरीके से M12 यदि कहा जाए तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को आपको छोड़ना है, फर्स्ट रो छोड़ेंगे, सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A21। ये मैं सारणिक के फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 2x2 का एलिमेंट है, देन इसकी वैल्यू तो इतनी ही रहेगी। अगर ये 3x3 रहता तो हमको यहाँ पर सारणिक के फॉर्म में लिखना पड़ा होता। ठीक, यहाँ पर M21 कहा जाए तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे और हमारे पास बच रहा है A12 और M22 यदि कहा जाएगा तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, देन हमारे पास बच रहा है A11। तो ये कहलाते हैं उप सारणिक। अब आती है बारी सहखंड की। तो सहखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जब हम इनवर्स निकालते हैं आव्यूह का, जब हम जो है इनवर्स आव्यूह निकालते थे इसके पहले आव्यूह वाले टॉपिक में, तब हमें जरूरत पड़ी थी सहखंड की। सहखंड का मतलब क्या होता है कि इसको जो है हम प्रदर्शित करते हैं AIJ से। ठीक, AIJ का मतलब होता है कि आप -1 की पावर I + J करेंगे और इसके साथ में आप MIJ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब बनता है AIJ। ये इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर A11 कहते हैं तो इसका मतलब है -1 की पावर 1 + 1 और उसके बाद M11 की वैल्यू को रख देंगे। अब यहीं से डायरेक्ट देख लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं, देन A22 इसके साथ में आ जाएगा A22, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A22 रहेगा, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। A12 यदि कहा जाएगा तो -1 की पावर 1 + 2 और यहाँ पर 1-2 के लिए आपके पास इसका जो उप सारणिक है वो क्या होगा, तो 1-2 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो ये बच जाएगा A21, तो -A21 हो जाएगा। A21 कहा जाए तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो इसके लिए इसका जो उप सारणिक है A12 बनेगा, तो -1 की पावर 2 + 1 A12 यानी इसकी वैल्यू हो गया -A12 और A22 कहा जाए तो -1 की पावर 2 + 2 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को यदि छोड़ देते हैं देन इसके लिए उप सारणिक की वैल्यू होती है A11 यानी इसकी वैल्यू हो गई A11। ठीक, तो यहाँ पर आपको उप सारणिक और सहखंड में कंफ्यूज नहीं होना है। उप सारणिक यदि कहा जाता है देन आप उस रो और उस कॉलम को छोड़ने के बाद जो सारणिक बचता है उसे हम कहते हैं उप सारणिक। और सहखंड का मतलब होता है कि उसका जो उप सारणिक मिला है, उस एलिमेंट का जो उप सारणिक मिला हुआ है उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना होता है -1 की पावर I + J। I यानी कौन सा रो है और J यानी कौन सा कॉलम है। किसी भी सारणिक की हमको वैल्यू चाहिए तो इसे हम देखिए क्या लिखेंगे, A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12। यदि हमारे पास 2x2 का एक सारणिक दिया हुआ है, आपको उसकी वैल्यू चाहिए तो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अनुदिश उसको प्रसार करना चाहते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा पहला एलिमेंट A11 और उसकी अनुदिश जो है उसका सापेक्ष जो सहखंड मिला है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस उसी रो का सेकेंड एलिमेंट को लेंगे और सेकेंड एलिमेंट का जो सहखंड है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यदि मान लीजिए वो 2x2 का आव्यूह है। यदि हम इसको दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो आप कॉलम के परितः भी इसको लिख सकते हैं या सेकेंड कॉलम के परितः भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सहखंड के अनुसार या सहखंड के सापेक्ष जो है सारणी का प्रसार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सारणिक दिए गए हैं इन सारणिकों के गुण धर्म क्या क्या होते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारणिकों का गुण धर्म, यानी जब हम अभी संक्रियाएं लगाएंगे तो हमको जो है ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट चीज है इसका कि अगर मान लीजिए हम किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दें और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें, यानी किसी सारणी का परिवर्त कर दें, है ना, पूरे स्तंभ को इस तरीके से पलटा दें कि सारे स्तंभ जो है वो पंक्तियों में चेंज हो जाए ना, 90 डिग्री पे हमको यदि उसको घुमा देते हैं तो यहाँ पर उसका जो परिवर्त सारणिक मिलेगा, तो परिवर्त सारणिक जो है इसका मान जो है ये बराबर होता है उसके मूल सारणिक के। ये आप ध्यान रखेंगे, मूल सारणिक। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए आपको एक सारणिक दिया है A11, A12, A21, A22। हम इसको परिवर्त कर देते हैं, यानी हम इसको ये जो पहला रो है इसको पहला कॉलम बना देते हैं, A12, A21, A22, और इस तरीके से हम एक दूसरा सारणिक तैयार करते हैं। क्या किए हैं, इसके दो को हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, सारे दो जो है उसके सारे कॉलम बन गए। तो इस तरीके से भी आपके पास जो नया सारणिक तैयार होता है वो पुराने सारणिक के ही बराबर होता है, उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो फर्स्ट आप याद रखेंगे परिवर्त सारणिक की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है मूल सारणिक के। मैं इसको शॉर्टकट में लिख रही हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। परिवर्त हम पढ़े हुए हैं जब हम आगे वाला टॉपिक पढ़े हुए थे। सेकेंड चीज आप ध्यान रखेंगे, यदि मान लीजिए किसी सारणी के दो लाइन जो है या दो पंक्तियां हैं या दो स्तंभ हैं, यदि वो दोनों बराबर हो जाएंगे देन वहां पर सारणी की वैल्यू जो है वो शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख रही हूँ शॉर्टकट में, दो पंक्ति या दो स्तंभ यदि बराबर हो जाता है, यदि बराबर हो जाता है देन सारणी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिर से इसको एग्जांपल देते हैं, A11, A12, या इसको मैं नंबर से लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ 1 2 3 1 2 3 3 4 5। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये दोनों जो स्तंभ है वो दोनों इक्वल है। तो आप बिना कैलकुलेट इसको किए, बिना कैलकुलेट किए आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 ही आने वाली है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आएगा आपके क्वेश्चन में तो आप बस एक कारण दे दीजिए यहाँ पर, क्योंकि दो पंक्तियां बराबर हैं अतः सारणी का मान 0 है। यहाँ पर आपको प्रसार करने की जरूरत नहीं है। तीसरा नंबर, यदि किसी सारणी का एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं देन सारणी की वैल्यू 0 हो जाएगी। या हम इसको लिखेंगे, एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव यदि 0 हो जाते हैं देन सारणी की वैल्यू 0 होती है। बिल्कुल आप इसको नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ 0 0 0 1 2 5 1 3 6, 3 क्रॉस 3 का मैंने यहाँ पर एक सारणिक ले लिए हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन पूरा आपका 0 दिखाई दे रहा है। ध्यान रखेंगे कि ये जो है एक पंक्ति होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए। यदि विकर्ण में 0 आ रहा है देन उसकी कोई वैल्यू आपको मिलेगी। हमको क्या कहा जा रहा है कि यदि एक पंक्ति या एक स्तंभ अगर 0 होता है तभी वहां पर उस सारणी की वैल्यू जो है 0 हो सकती है। ठीक है, बाकी अगर विकर्ण में 0 आया देन आप कैलकुलेट करेंगे कि वो क्या हो रहा है उसकी वैल्यू। तो ये जो नियम है ये किसके लिए है, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सारे एलिमेंट यदि 0 हो जाएंगे देन सारणी का मान 0 के बराबर हो जाएगा। चौथा इसका नियम है कि यदि मान लीजिए हम किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभों को आपस में चेंज कर देते हैं, तो अगर ऐसा करेंगे तो सारणी की वैल्यू तो वही रहती है लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, दो स्तंभों या दो पंक्तियों को परस्पर बदलने पर सारणी का चिन्ह बदल जाता है, सारणी का चिन्ह बदलता है। ठीक है, इसको आप एग्जांपल देख सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास इस तरीके से 1 2 2 1 ये दिया हुआ है, ठीक, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं उसको चेंज कर दे रहे हैं। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। यदि मैं इसको ऐसा लिखूं देन इसको 2 1 इसको पहले लिख दूं और 1 2 को बाद में लिखूं तो ये इसके बराबर ही रहेगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, यानी उसका चिन्ह जो है वो बदल जाता है। ये ध्यान रखेंगे।
पांचवा नियम, यदि मान लीजिए हम किसी सारणिक में किसी अचल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसी अचल संख्या का मल्टीप्लाई करने पर वो सारे एलिमेंट के साथ गुणा नहीं होता है, वो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के साथ ही गुणा होता है। ये बिल्कुल अलग है जब हम आव्यूह पढ़े थे। तो आपको ध्यान होगा कि जब आव्यूह में किसी एक अचल संख्या का गुणा किया जाता था तो वो सारे एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था, जबकि सारणिक में यदि आप किसी अचल संख्या का गुणा करेंगे तो वो सभी एलिमेंट के साथ गुणा नहीं होगा, वो सिर्फ एक लाइन, एक रो या एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि मान लीजिए आप किसी सारणिक से कॉमन निकालना चाहते हैं, उभयनिष्ठ एलिमेंट निकालना चाहते हैं, तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से ही आप उभयनिष्ठ निकालेंगे। यदि 3 पंक्तियां या 3 स्तंभ है, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मान लीजिए आपको दिया है 2 4 6 1 3 5 और 3 2 5, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये पहला एक लाइन है जो सभी में से 2 कॉमन दे सकता है। तो यहाँ से हम देखेंगे इसको 2 कॉमन निकालेंगे तो केवल एक लाइन से कॉमन निकालेंगे, 1 2 3 1 3 5 1 2 5, ठीक है। और जबकि आपको जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट से निकालना पड़ेगा, ये चीज अलग है। जब हम आव्यूह पढ़े थे तो आव्यूह में जो है जब कॉमन निकाला जाएगा तो सारे एलिमेंट के साथ वो होना चाहिए, या कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अंदर जाकर के सारे एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये वहां से अलग है। आव्यूह और सारणिक में और एक डिफरेंस है जो आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो यदि मान लीजिए आपको 2 सारणिक जो है बराबर दिए गए हैं, 2 सारणिक यदि बराबर है, इसका मतलब है कि उनका जो परिमाण होता है वो बराबर होता है। जबकि जब हम आव्यूह पढ़े थे तो आव्यूह में हमने देखा था कि यदि 2 आव्यूह बराबर होते हैं, इसका मतलब है कि उसके संगत एलिमेंट बराबर होंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी अंतर है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैं 5वां नंबर नहीं डाल रही हूँ। यदि मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ x ABCD से लिख रही हूँ ABCD, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ EFGH, अगर ये कहा जाए कि ये दोनों सारणिक जो है आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि AD माइनस CB का मान जो है वो EH माइनस GF के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हो रहा है। जबकि इसी को यदि मैं आव्यूह फॉर्म में अगर कहा जाता हमें कि ABCD की वैल्यू जो है वो इक्वल है EFGH, अगर ये दोनों जो है आव्यूह में होते तो इसका मतलब है कि A जो है वो E के बराबर होगा, B जो है वो F के बराबर होगा, C है वो G के बराबर होगा, और D जो है वो H के बराबर होगा। तो ये डिफरेंस हमेशा आप ध्यान रखेंगे आव्यूह और सारणिक पे। आव्यूह, अगर 2 आव्यूह इक्वल है, इसका मतलब है कि उसके संगत अवयव इक्वल हैं, जबकि 2 सारणिक यदि इक्वल है कहा जा रहा है तो उसमें सारणिक की वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू अगर बराबर होता है देन दोनों सारणिक आपस में बराबर होते हैं। तो ये कुछ मेन जो है रूल्स हैं, जब हम सारणिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें जो है हमको करनी होंगी। इसमें जो हम संक्रियाएं लगाते हैं वो देखिए, जब हम अभी आगे सारणिक की वैल्यू सॉल्व करेंगे, सारणिक के मान ज्ञात करेंगे, तो हमें संक्रियाएं लगानी होंगी। संक्रियाएं आप किस तरीके से लगा सकते हैं, आप 2 रो को आपस में जोड़ सकते हैं, 2 कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं, किसी एक रो के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो ये सारे नियम आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमें सारणिक की वैल्यू निकालनी है, देन वहां पर जब आप संक्रियाएं लगाएंगे तो एक ही क्वेश्चन में आप रो संक्रिया और कॉलम संक्रिया दोनों संक्रियाएं लगा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हम आव्यूह सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि बेटा आपका आव्यूह और सारणिक का जो टॉपिक है दोनों एक ही जैसा दिखाई देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम आव्यूह में इसका जो है इनवर्स आव्यूह निकालना सीख रहे थे प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, तो जब हम इनवर्स आव्यूह निकालना का काम करते हैं प्रारंभिक संक्रिया से, तब हम किसी क्वेश्चन में जब हम उसका इनवर्स आव्यूह निकालते हैं तो या तो उसमें पूरा रो संक्रिया ही लगाया जाता है या तो पूरा कॉलम संक्रिया ही लगाया जाता है। एक ही क्वेश्चन में रो और कॉलम दोनों संक्रियाएं हम एक साथ नहीं लगाते हैं। लेकिन जब हम सारणिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें किसी सारणिक के मान को ज्ञात करना है, तो सारणिक का मान जब आप ज्ञात करने जाएंगे और इसके एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, छोटा किया जाता है, 0 किया जाता है, ताकि हमको कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो यहाँ पर जब हम संक्रियाएं लगाएंगे तो सारणिक में आप स्वतंत्र हैं, कभी आप रो संक्रियाएं लगा सकते हैं, कभी आप कॉलम संक्रिया लगा सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में आप दोनों टाइप के संक्रियाओं का यूज कर सकते हैं, ठीक। ये अंतर आप ध्यान रखना। रो और कॉलम संक्रियाएं जो है आप एक क्वेश्चन में कब लगा सकते हैं, जब वो आपका क्वेश्चन सारणिक का होगा,
यदि वो क्वेश्चन आव्यूह का होगा तो आव्यूह में जब हम इनवर्स आव्यूह निकालते हैं देन आप जो है एक साथ आप दोनों संक्रियाओं को मिक्स नहीं कर सकते। यदि आप रो संक्रियाएं यूज कर रहे हैं तो शुरू से आखिरी तक आप रो संक्रियाएं ही यूज करेंगे। यदि आप कॉलम संक्रिया यूज कर रहे हैं तो शुरू से आखिरी तक आपको कॉलम संक्रिया ही यूज करना है। अब हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए आपको किसी जो है सारणी का परिवर्त व्युत्क्रमणीय है या नहीं है ये पता करना है, तो कोई भी सारणी व्युत्क्रमणीय तब होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत शॉर्टकट में मैं समझा रही हूँ आप लोग को। तो यदि मान लीजिए कोई सारणी जो है व्युत्क्रमणीय है या नहीं है ये पता चलता है यदि इसकी वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है, सारणी का मान यदि 0 के बराबर नहीं होता है तब हम कहेंगे कि वो सारणी जो है व्युत्क्रमणीय है। और यदि सारणी का मान 0 के बराबर हो जाएगा देन सारणी जो है वो व्युत्क्रमणीय नहीं होता है। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसके साथ साथ और जो भी इसमें चीजें आती जाएंगी वो साथ साथ फिर हम कवर करेंगे। यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए हमें उसमें संक्रियाएं लगानी है। यदि आप यहाँ पर बिना संक्रिया लगाए भी सॉल्व करते हैं देन आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, बट वो बहुत लंबा आपको कैलकुलेशन वहां पर करना पड़ेगा। और वैसे यदि एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, कम से कम एक बार तो आप उसमें संक्रिया जरूर लगाएंगे ताकि आपको जो है समझ में आए सामने वाले को कि आपको संक्रियाएं लगाना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप संक्रियाएं किस तरीके से लगाएंगे वो प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। और हर व्यक्ति अलग अलग संक्रियाएं लगा सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर जो संक्रियाएं लगा रही हूँ वही आपको याद रखना है और उसी संक्रिया को लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम संक्रियाएं चेंज कर सकते हैं बट आंसर सबका सेम आएगा, वो ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ a माइनस बी दिया है, ये b माइनस सी दिया है, ये c माइनस ए दिया है। ठीक है, और सभी जो इसके पद है लगभग उसी के जैसे हैं। तो हम एक काम करते हैं कि यदि सबको जोड़ेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि r1 को चेंज कर देते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 में, ऐसा चेंज करेंगे। ये हम संक्रिया लगा रहे हैं, ऐसा संक्रिया हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, तो हमारा जो सारणिक है वो कैसा चेंज हो जाएगा, हमारा फर्स्ट लाइन है r1, इस फर्स्ट लाइन r1 में हम r2 और r3 को जोड़ करके नया r1 तैयार करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट देखिए, a माइनस बी के साथ r2 का फर्स्ट एलिमेंट जुड़ेगा, b माइनस सी जुड़ेगा और r3 का भी फर्स्ट एलिमेंट जुड़ेगा यानी c माइनस ए जुड़ेगा। ठीक, यहाँ से r1 का सेकेंड एलिमेंट है b माइनस सी, थोड़ा सी स्पेस देके लिखेंगे, इसके साथ में जुड़ेगा c माइनस ए और फिर जुड़ जाएगा a माइनस बी। और थर्ड एलिमेंट है c माइनस ए, इसके साथ जुड़ेगा a माइनस बी और ये जुड़ेगा b माइनस सी। तो आपका फर्स्ट वाला जो रो है वो चेंज हो गया, यहाँ पर जो रहता है सिर्फ वही रो चेंज होता है और बाकी सारे के सारे जो रो या कॉलम है वो सेम रहते हैं। यहाँ पे हम रो पे संक्रिया लगा रहे हैं तो फर्स्ट रो हमारा चेंज हो गया, सेकेंड और थर्ड रो को आपको वैसा ही उतारना है। तो ये हो गया b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, यहाँ से c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। ठीक, यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो सारणिक है ये सारणिक है, देन हमको ऐसा लाइन खींचना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सारणिक है a माइनस बी, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया, माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो गया। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हो गया 0, नीचे में आ रहा है b माइनस सी, c माइनस ए। सेकेंड में हम जाते हैं प्लस सी माइनस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, ये भी 0 हो गया, c माइनस ए माइनस बी बचा यहाँ पर। थर्ड में जाते हैं c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, a माइनस बी और b माइनस सी। हमने क्या पढ़े हुए हैं अभी, जो हम इसके गुणधर्म पढ़े थे कि किसी भी सारणी का एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे एलिमेंट यदि 0 हो जाते हैं देन उस सारणी का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए r1 जो है पूरा 0 हो चुका है, तो इस कारण से आपको और इसको प्रसार नहीं करना है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जब हम संक्रिया लगाते हैं देन आप एक या दो संक्रियाओं का यूज करेंगे देन आपको समझ में आ जाता है कि सारणी की वैल्यू क्या है। यदि हम संक्रियाएं नहीं लगाते देन पहला नंबर लेते, पहला एलिमेंट, फिर प्रसार करते, फिर दूसरा एलिमेंट लेते, फिर प्रसार करते, फिर तीसरा एलिमेंट लेते और फिर प्रसार करते, और पूरा उसमें कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में आपको आंसर यही मिला रहता। तो आपको सारणिक में अगर मान निकालने कहा जाएगा तो आपको संक्रिया यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सिद्ध कीजिए
एक सारणिक की वैल्यू दी गई है और इसका मान हमें बताना है कि a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए के बराबर होता है। तो इसको हमको डायरेक्ट प्रसार करके इसकी वैल्यू तक नहीं पहुंचना है, संक्रियाएं लगाएंगे और संक्रिया लगाने के बाद हम यहाँ तक पहुंचेंगे। यदि हम कोशिश करेंगे देन हम बहुत सारा कैलकुलेशन करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं, बट वहां पे आपको पूरे मार्क्स उसके नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो सारणिक दिया गया है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक सारणिक दिया गया है 1 1 1 ए बी सी और बी सी सी ए बी। जब भी आप सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो आप हमेशा एक नियम याद रखिए, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम जिसके सापेक्ष हम प्रसार करने वाले हैं उसके एलिमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा आप जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। हम जितनी ज्यादा जीरो बनाएंगे हमारे पास नंबर कम बचेगा और हमें कम प्रसार के स्टेप्स वहां पर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसके सारे एलिमेंट हमको इक्वल दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले ये है हमारा R3, तो R3 को हम चेंज करते हैं R3 माइनस R1 में। आप चाहे तो एक साथ दो संक्रियाएं लगा सकते हैं, मैं एक एक संक्रिया यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ से आप जो है आपका सारणिक फर्स्ट रो और सेकंड रो तो चेंज नहीं होगा, कहाँ पे चेंज होगा, थर्ड वाले रो में। तो फर्स्ट और सेकंड रो को आप वैसे ही उतार देंगे बी सी ए। थर्ड रो में हम कैसा चेंज करेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट्स में से आप फर्स्ट रो के एलिमेंट को माइनस करने वाले हो। तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, 0 हो गया। सी में से ए माइनस हो जाएगा तो सी माइनस ए हो जाएगा और यहाँ से होगा ए बी माइनस बी सी। यहाँ तक हम पहुंच गए। उसके बाद हमारा उद्देश्य ये सेकंड एलिमेंट है, यदि हम इसे भी 0 कर पाए देन हमको और एक 0 मिल जाएगा एक लाइन में। तो ये सेकंड एलिमेंट है, हमको मिल रहा है R2। तो R2 को हम 0 कैसे कर सकते हैं इस एलिमेंट को, यदि हम इसमें से ये 1 को माइनस कर दे देन यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो R2 में हम माइनस कर देते हैं R1। तो अब देखिए जो आपका सारणिक है सिर्फ R2 वाली लाइन जो है वो चेंज होने वाली है, R1 और R3 जो है वो वैसा ही लिखा जाएगा। तो अब आपका सारणिक हो गया 1 A B C। ठीक है, यहाँ पे हम इसको माइनस करके आएंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये B माइनस A हो जाएगा और ये हो जाएगा C A माइनस B C। और R3 में नो चेंज 0, C माइनस A B माइनस B C। हम यहाँ पर देख रहे हैं एक लाइन में 2 0 मिल चुका है, सिर्फ एक एलिमेंट बचा है। जब आप प्रसार करेंगे बेटा तो ध्यान रखेंगे जिस लाइन या जिस रो या जिस कॉलम में आपको ज्यादा से ज्यादा 0 मिलता है उसके सापेक्ष आप यदि प्रसार करते हैं तो आपको कम काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से सारणिक का मान हम इस पहले कॉलम के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है 1, इस 1 को हम लेते हैं और पहला रो और पहला कॉलम छूट जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है उसका हम क्या बना देंगे, सारणिक बना देंगे। तो इस 1 के साथ में आपको सारणिक बना के देना है b माइनस ए सी ए माइनस बी सी, नीचे हो जाएगा c माइनस ए बी माइनस बी सी। और सेकेंड और थर्ड एलिमेंट तो इसका 0 है तो आपको करने की वहां पर जरूरत नहीं होगी। तो डेल इक्वल टू या फिर सारणिक इक्वल टू हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्टेप यहाँ पर और सॉल्व करेंगे। ये इसको लिख लेते हैं b माइनस ए, इसका मल्टीप्लाई होगा ए बी माइनस बी सी के साथ, फिर माइनस करके इधर से ऐसे आते हैं c माइनस ए और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा c a माइनस बी सी का। देन ये हो गया b माइनस ए, यहाँ से देखिए कॉमन कुछ निकल सकता है, दोनों से b कॉमन निकल सकता है तो b कॉमन निकल जाएगा, इसके पास बचेगा a माइनस सी माइनस c माइनस ए। इन दोनों से हम देखते हैं तो दोनों के पास c है तो c कॉमन निकल जाएगा, बचेगा a माइनस बी। देन इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए b माइनस ए इसके पास है, a माइनस बी इसके पास है। यदि हम दोनों के पास से हमें जो चाहिए b माइनस क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। ठीक है, तो इसको यदि हम a माइनस बी बनाना चाहते हैं, ठीक है, a माइनस बी बाहर निकाल दीजिए। ओके, यहाँ से a माइनस सी है और ये c माइनस ए है। एक बार एक काम करते हैं, सारी चीजों को चेंज करते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले मैं ऐसा चेंज करके आपको दे रही हूँ। इक्वल टू आपको यहाँ पर क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। क्या है ये, b माइनस ए है। b माइनस ए को यदि हम a माइनस बी बनाना चाहते हैं, बना तो देंगे लेकिन बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। और माइनस वाली संख्याओं को यदि आपस में आप पलटना चाहते हैं तो आपको एक माइनस कॉमन निकालना पड़ता है। तो एक माइनस आपका कॉमन निकला हुआ है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर b है, b को मैं सामने में लिख देती हूँ। a माइनस सी है, हमें जरूरत है c माइनस ए की, यानी इसे भी पलटना है।
तो पलट तो देंगे लेकिन यहाँ से भी आपके पास एक माइनस कॉमन निकल जाएगा। तो कुल मिला के इन दोनों को जब हमें पलटना पड़ा तो 2 बार माइनस जो है वो कॉमन निकल गया, और दोनों माइनस जो बाहर निकला हुआ है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर के प्लस बना दिया, मतलब हमारा ये चेंज हो गया। माइनस सी माइनस ए ये तो चलेगा यहाँ पर, ए माइनस बी ये भी चलेगा यहाँ पर, तो ये हो गया सी माइनस ए माइनस बी, और इसके साथ में कॉमन बाहर में जो है वो सी है। अब आप यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, आपको a माइनस बी की जरूरत है, बाहर निकाल दीजिए, दोनों के पास है a माइनस बी, c माइनस ए भी दोनों के पास है, ये भी बाहर निकाल दीजिए, ये b माइनस सी, इसके पास बचेगा b और दूसरे वाले के पास बचेगा c। अब देखिए यही चाहिए था आपको, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। तो हम राइट हैंड साइड तक पहुंच जाते हैं। तो आप इस तरीके से संक्रियाएं लगा करके इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। संक्रियाएं लगाए हैं, आप जब संक्रियाएं लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अधिक से अधिक एलिमेंट को आपको जीरो बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है हमें इस सारणी के वैल्यू जो है वो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक सारणी दिया हुआ है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, यहाँ से ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी और ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर जो हम सारणी के गुणधर्म पढ़े हुए हैं आपको वो सब ध्यान रखना है। यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम पहले कॉलम को लेते हैं तो पहले कॉलम में ए तीनों के पास ए आया हुआ है, दूसरे कॉलम में अगर हम देखते हैं तो सभी के पास बी आया हुआ है, और तीसरे कॉलम में यदि हम देखते हैं तो सभी के पास सी आया हुआ है। तो यदि हम चाहें तो पहले कॉलम से ए कॉमन निकाल लें, दूसरे कॉलम से बी कॉमन निकाल लें और तीसरे कॉलम से सी कॉमन निकाल लें। तो इस तरीके से कर सकते हैं। यदि हम रो से भी संक्रिया लेना चाहें तो पहले रो में यदि हम लेना चाहें तो ए निकाला जा सकता है, दूसरे रो से बी निकाला जा सकता है, तीसरे रो से सी निकाला जा सकता है। तो आपकी चॉइस है, आप कॉलम से निकालना चाहेंगे या फिर रो से निकालना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं कॉलम से निकाल रही हूँ, तो क्या लिखूंगी, C1 से क्या निकाल रहे हैं, A निकालेंगे, C2 से B तथा C3 से C उभयनिष्ठ लेने पर तो अगर हम ऐसा लेते हैं देन पहले वाले से A कॉमन निकल गया, एक B कॉमन निकल गया, एक C कॉमन निकल गया, तो फर्स्ट में बचा माइनस ए बी सी, क्योंकि इस पूरे में से ए बाहर निकल चुका है, यहाँ से बी बाहर निकला है तो इसके पास बचेगा ए बी और एक बार सी बचा। यहाँ पूरे से जो ये माइनस बी बचा है ना, इस पूरे में से सी कॉमन निकल रहा है तो बचा ए बी और माइनस सी। यहाँ तक निकलने के बाद फिर हम देखते हैं हमें जो चाहिए वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा कि राइट हैंड साइड में जो है आपको प्रूफ जो करना है उसमें किस चीज की जरूरत है। तो एक बार ए बी सी तक तो हम पहुंच गए, और ए बी सी निकल सकता है क्या, तो देखते हैं कि फर्स्ट जो रो है इस पूरे के पास ए है, बाहर दे सकता है, दूसरे रो में पूरे के पास बी है और तीसरे रो में पूरे के पास सी है। तो यहाँ से पहले से ए, दूसरे से बी और तीसरे से सी हम कॉमन ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, रो में लेंगे R1 से ए, R2 से बी तथा R3 से सी उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, तो अब हमारा जो सारणी है वो कैसा चेंज हो चुका है, वो चेंज हो चुका है। एक बार ए बी सी तो बाहर निकला था, एक बार और हम ए बी सी बाहर निकाल दे रहे हैं। देन हमारा जो सारणी है फर्स्ट वाली लाइन से पूरा हम ए कॉमन निकाल चुके, तो इसके पास बचेगा -1 1 1 -1 1 1। सेकेंड में से हम बी कॉमन निकाल रहे हैं तो 1 -1 1 1 -1 1 और थर्ड में बचेगा 1 1 -1। यहाँ तक पहुंच गए। देन ये आपका हो गया है ए बी सी का मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमको जो है 4 की जरूरत है, हम चाहे तो यहाँ पर इसका प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं संक्रियाएं लगाएंगे तो हमको इतना बड़ा काम और नहीं करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, इसके सारे एलिमेंट इक्वल है, यदि हम इस -1 को इसके साथ जोड़ दें तो ये 0 बन जाएगा, इसके साथ भी जोड़ दें तो ये भी 0 बन जाएगा, यानी इस कॉलम के 2 एलिमेंट को हम 0 बना सकते हैं। ओके, तो इस 2 एलिमेंट को हम 0 कैसे बना सकते हैं,
इस R2 के साथ R1 को जोड़ दिया जाए और R3 के साथ भी R1 को जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर हम संक्रिया यूज करने वाले हैं, उसको मैं नीचे लिख रही हूँ। R2 को हम क्या कर रहे हैं, R2 प्लस R1 में चेंज कर रहे हैं और R3 को भी हम चेंज कर रहे हैं R3 प्लस R1 में। ठीक, ऐसा यदि हम करेंगे देन हमारा पहला जो रो है वो तो चेंज नहीं होगा, दूसरा रो जो है इसको आपस में जोड़ेंगे 0 बना देगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे ये भी 0 बना देगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट को थर्ड से जोड़ेंगे 0 बना देगा, इसको जोड़ेंगे 2 बनेगा, इसको यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 बनेगा। अब आप इसका प्रसार कर दीजिए तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर देखेंगे 2 एलिमेंट हमारे पास 0 आ रहे हैं तो पहले वाला जो कॉलम है उसके सापेक्ष हम प्रसार करेंगे। तो आप इसका जब प्रसार करोगे तो -1, इस -1 के साथ आप क्या करोगे 0 -4, तो 0 -4, तो आपको ये मिल जाएगा -1 और -4 का मल्टीप्लाई +4 हुआ तो 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है कि सारणी की वैल्यू जो है -2x³ + y³ के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया हुआ है, सारणी जो है वो x y x + y y x + y x और x + y x और y। ठीक है, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को निकालना है तो सबसे पहले तो हमारा काम है कि सारणी को छोटा बनाना। तो छोटे बनाने के लिए देखिए यहाँ पर ये सारे जो स्टेप सेम है बट वो अलग अलग रो और कॉलम में फैले हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, C1 को जो है हम चेंज करते हैं C1 + C2 + C3 में, यानी इन सारे कॉलम्स को हम फर्स्ट कॉलम के साथ में ऐड कर देते हैं। तो चेंज कहाँ पे होगा, सिर्फ पहले कॉलम में। तो आपका जो सारणी है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो x + y + xy, ठीक है। सेकेंड ये एलिमेंट बनेगा y + x + y + x और थर्ड एलिमेंट इसका बनेगा x + y के साथ आप x और y को जोड़ रहे हैं। सेकेंड और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं होना है तो ये आपका y रहेगा, x + y रहेगा और ये x रहेगा, ये x + y x और y। यहाँ पर जो हम कॉलम संक्रिया ले रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर रो संक्रिया भी लगा सकते हैं, वहां पर भी आपका सेम यही काम करना होगा। तो डेल इक्वल टू, हम यहाँ देख रहे हैं x 2 बार है, y 2 बार है, इसमें भी वही सारी चीजें हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 2x + y y x + y। यहाँ से ये है 2x + y, ये है x + y और ये x, यहाँ से भी ये 2 बार x और 2 बार y है तो 2x + y x और y। यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के इक्वल है तो हम फर्स्ट वाले कॉलम से क्या कर सकते हैं, 2x + y को कॉमन निकाल सकते हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, C1 से 2x + y उभयनिष्ठ निकालने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए। देन हमारा जो सारणी है 2x + y फर्स्ट कॉलम से निकल गया, फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 ये बच गया, सेकेंड कॉलम में y x + y और x और थर्ड कॉलम में है x + y x और y। यहाँ तक पहुंचने के बाद हम देखते हैं प्रसार करने से पहले पहला जो कॉलम है इसके सारे एलिमेंट हमको इक्वल दिखाई दे रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, सेकेंड वाला जो कॉलम है उसमें सेकेंड जो रो है उसमें फर्स्ट रो को यदि घटा दिया जाए तो ये 0 बन जाएगा, थर्ड रो में भी फर्स्ट रो को यदि घटा दिया जाए तो ये भी 0 बन जाएगा। तो ये संक्रिया लेते हैं, R2 को चेंज करेंगे R2 - R1 में और R3 को भी चेंज करेंगे R3 - R1 में। देन ये हो गया 2x + y, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होना है, सिर्फ R2 और R3 में ही चेंज होना है, 1 y x + y, यहाँ से ये माइनस हो रहा है तो 0, x + y में हम y को माइनस कर रहे हैं और x में से हम x + y को माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट में से 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0, x में से हम y को माइनस कर रहे हैं और y में से हम x + y को माइनस कर रहे हैं। ठीक, तो आपको क्या मिला, 2x + y और ये मिल गया 1 0 0 y x + y, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x, यहाँ से ये x कैंसिल होगा तो -y बचा, यहाँ पर बचा x - y और यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएगा तो -x बच गया। देन ये हो गया 2
x प्लस वाई। अब आप इसका प्रसार कर दीजिए पहले कॉलम के सापेक्ष। तो ये 1 के सापेक्ष यदि हम प्रसार करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगा करके इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस उसको प्लस बना देगा और अंदर में हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। दोनों से यदि हम माइनस कॉमन निकाल दें तो माइनस 2x प्लस वाई और अंदर में बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये जो है फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं तो ये हो गया माइनस 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये हमारा राइट हैंड साइड मिल जाता है। तो आप इस तरीके से संक्रियाओं की मदद से इसको बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी के ही जैसा है। देखिए आपको एक सारणिक दिया हुआ है और उसका मान हमें कहता है प्रूफ करना है 9y स्क्वायर एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एलिमेंट लगभग सभी में एक जैसे हैं बट वो अलग अलग कॉलम और अलग अलग रो में है। तो या तो हम सभी रो को एक साथ जोड़ करके बनाए या पूरे कॉलम को लेकर के काम करें। तो हम यहाँ पर संक्रिया यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को एक बार हम उतारेंगे एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2y एक्स प्लस 2y एक्स और एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2y और x। ठीक है, तो हम चेंज करने वाले हैं C1 को हम करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। देन हमारा जो सारणिक है वो बन जाएगा, पहले में ये सभी चीजें जुड़ जाने वाली हैं। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y, ये फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट होगा x प्लस 2y के साथ में जुड़ेगा ये दोनों x और x प्लस वाई। और थर्ड एलिमेंट है x प्लस वाई, इसके साथ जुड़ेगा x प्लस 2y और x। ठीक है, पहला कॉलम बन गया। सेकेंड और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं है तो x प्लस वाई x, ये यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई, ये है x और ये है x प्लस 2y। और थर्ड कॉलम है x प्लस 2y x प्लस वाई और x। देन यहां से हम देखते हैं x 3 बार आया है, y और 2y ये भी 3 बार आया है, तो 3 बार x प्लस वाई। यहाँ से भी 3 बार x है और 3 बार y है, 3 कॉमन निकालेंगे तो ये भी x प्लस वाई हो जाएगा। और थर्ड में से भी ये है 3x प्लस वाई। सेकेंड और थर्ड कॉलम को आपको ऐसे ही लिखना है x प्लस वाई एक्स प्लस 2y x प्लस वाई एक्स प्लस 2y और x। यहाँ से सारे एलिमेंट इक्वल है, देन हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम, तो C1 से क्या कॉमन निकाल रहे हैं 3x प्लस वाई उभयनिष्ठ लेने पर। तो उभयनिष्ठ ले लीजिए, यहाँ से आपका जो सारणिक है 3x बार x प्लस वाई कॉमन निकल जाएगा। फर्स्ट कॉलम जो है वो बन जाएगा 1 1 1। सेकेंड और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, x प्लस वाई x और x प्लस 2y। और थर्ड कॉलम है x प्लस 2y x प्लस वाई और x। अब इन दोनों को हमें 0 बनाना है, तो इसके लिए बिल्कुल इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसा ही काम कर रहे हैं। तो इसको 0 बनाएंगे तो हम R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस R1 को, और इसको 0 बनाना है तो R3 को हम चेंज करेंगे R3 माइनस R1 से। ठीक, तो हमारा जो सारणिक है वो बाहर में 3x प्लस वाई दिया हुआ है। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करना है, 1x प्लस वाई और x प्लस 2y ये तो रहेगा। सेकेंड रो हमारा चेंज होने वाला है, 1 माइनस 1 यानी 0 x माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा x प्लस वाई माइनस x माइनस 2y। थर्ड में से 1 माइनस 1 0 x प्लस 2y में से हम माइनस कर रहे हैं x माइनस y, और यहाँ से x में से माइनस करेंगे x माइनस 2y को। ठीक है, सावधानी से काम करना है यहाँ पर आपको। 3x प्लस वाई, फर्स्ट रो वही रहेगा x प्लस वाई x प्लस 2y। सेकेंड रो है 0, यहाँ से देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा, माइनस y बचेगा। यहाँ से x और x कैंसिल हो गया और y और माइनस 2y, तो यहाँ पर हमको मिलेगा माइनस 5।
थर्ड रो में देखते हैं तो ये तो 0 है, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस वाई यानी प्लस वाई बचा, और x और x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमको मिल जाएगा -2y, x माइनस एक्स माइनस 2y, ठीक, इक्वल टू यहाँ से 3x प्लस वाई। अब इसका हम फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई होगा, तो -y का -2y से मल्टीप्लाई होगा तो +2y स्क्वायर, और माइनस का साइन दे करके हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसके सेकेंड और थर्ड एलिमेंट तो इक्वल जो है वो 0 है। ये हो गया 3x प्लस वाई और ये है 3y स्क्वायर, ये 3 बार आ गया। तो यहाँ से हम देखते हैं ये 3y स्क्वायर है, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9y स्क्वायर, और हमारे पास ब्रैकेट में बचा है x प्लस 1। यही हमको प्रूव करना था राइट हैंड साइड, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि सारणी की वैल्यू जो है वो a क्यूब के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक सारणी दिया हुआ है a प्लस b प्लस c, यहाँ से 2a 3a प्लस 2b और 4a प्लस 3b प्लस 2c, और थर्ड हमको रो दिया है 3a 6a प्लस 3b और 10a प्लस 6b माइनस 3c। इस सारणी को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सारणी को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो कोशिश है वो क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a है, ये 2a है और ये 3a है। तो यदि हम इस सेकेंड रो में R2 को कैसे चेंज कर दें, R2 को माइनस R2 में से हम माइनस कर दें 2 बार R1 को, R1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करके अगर इसके साथ माइनस कर दिया जाए तो ये 0 बन जाएगा। ये फर्स्ट काम करेंगे। इसी तरीके से यदि हम R3 को इसके फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना चाहते हैं तो इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दिया जाए, तो R3 को हम चेंज करेंगे R3 माइनस 3 R1 में। ऐसा करने पर हमको ये दोनों एलिमेंट जो है वो 0 मिल जाएगा। तो ये काम करते हैं। हमारा जो सारणी है फर्स्ट रो में चेंज नहीं होगा, सिर्फ R2 और R3 में ही चेंज होने वाला है। तो फर्स्ट रो को लिखते हैं a प्लस b प्लस c। सेकेंड रो इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस होने वाला है तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा और इसमें माइनस होने वाला, तो ध्यान देना यहाँ पर 3a प्लस 2b था, ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 2a माइनस 2b, ये यहाँ नीचे आकर के मल्टीप्लाई होगा। थर्ड एलिमेंट इसको थोड़ा सा दूर में लिखते हैं हम लोग a प्लस b प्लस c। पहले इस एलिमेंट को लिख लेते हैं 4a प्लस 3b प्लस 2c को लिख लिए। इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर वो माइनस हो रहा है तो माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c, ठीक है। ये पूरे के साथ 2 का मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो गया। थर्ड एलिमेंट में आते हैं तो थर्ड एलिमेंट 3a में से 3a माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट इसको तो लिख लिए 6a प्लस 3b लिख लिए, ठीक है। इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे वो माइनस हो रहा है, तो क्या माइनस हो रहा है माइनस 3a माइनस 3b। इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई हुआ माइनस हुआ, देन क्योंकि ये प्लस है माइनस का साइन हो रहा है तो दोनों साइन आपस में चेंज हो जाते हैं। थर्ड वाले एलिमेंट को लिखते हैं 10a प्लस 6b माइनस 3c को लिख लिए, ये प्लस 3c है और इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3c, ये माइनस कर दिए। अब हमको देखिए क्या मिलेगा, हमको मिल रहा है सारणी का मान बराबर फर्स्ट में तो a 0 0, ये मिल गया। सेकंड में हम देखते हैं ये हमारा जो फर्स्ट रो है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, a प्लस b और a प्लस b प्लस c। सेकेंड रो में देखते हैं हम तो ये 2b है और ये माइनस 2b है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3a माइनस 2a, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा सिर्फ a। इसमें हम चले तो यहाँ पर देखिए ये माइनस 2c और ये प्लस 2c कैंसिल हो जाएगा। 4a माइनस 2a इसके पास बचेगा 2a और 3b माइनस 2b तो ये बचेगा प्लस b। थर्ड लाइन में चले तो ये तो 0 हो चुका है, यहाँ से माइनस 3b और प्लस 3b दोनों कैंसिल हो जाएगा। 6a माइनस 3a तो इसके पास बचेगा 3a, ओके। 10a माइनस 3a तो ये
बच जाएगा 7a यहाँ से, और 6b माइनस 3b, तो ये बच जाएगा प्लस 3b, और 3c माइनस 3c ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। एक काम इसमें और करते हैं हम, यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट तो हमको 0 मिल गया, प्रसार करेंगे तो हमको जो है इसके साथ में b भी हमको मिल जाने वाला है, लेकिन हमको यहाँ पर b नहीं चाहिए, तो इस b को हटाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको जो है हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये b है, इस b के साथ अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दें तो ये b जो है यहाँ से गायब हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रूफ करना है उसमें जो है क्या क्या चीजों की जरूरत है। यदि हम इसी पद में आकर के यदि प्रसार कर देते हैं तो एक ही साथ में हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको b भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी जो हमें चाहिए वो अभी हमको नहीं मिल सकता। हमें यहाँ पर b का कोई पद नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हमें b हटाना पड़ेगा। b हटा कैसे सकते हैं, ऊपर वाले पद में देखिए यहाँ पर b आया हुआ है, इस b के साथ यदि 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहाँ घटा दिया जाए तो ये b जो है वहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं, ये इसको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से एक बार यहाँ संक्रिया लगाते हैं, R3 को हम चेंज करने वाले हैं R3 माइनस 3R2, इस R2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करके उसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो में नो चेंज a प्लस b प्लस c, सेकेंड रो में भी नो चेंज 0a 2a प्लस b, थर्ड रो में आपको चेंज करना है, इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई होके माइनस होगा, तो पहले इसको आप लिख लीजिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6a इधर आके माइनस 6a बनाएगा, प्लस 3b माइनस 3b बनाएगा, ये 3b है, ये माइनस 3b और प्लस 3b कैंसिल हो गया। देन हमको यहाँ पर मिल रहा है a प्लस b प्लस c, नीचे मिला है 0a 2a प्लस b, और यहाँ से मिल रहा है 0 7a माइनस 6a, मतलब यहाँ पर मिल गया a। अब आप यहाँ पे प्रसार कर सकते हैं, तो a का इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, ये तो 0 है तो 0 हो जाएगा, इसके बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 आए हुए हैं तो आपको अलग प्रसार करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a क्यूब, तो आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाता है। इस चैप्टर में जितने आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में थे वे सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं, और भी इसके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आप इसको तैयार कीजिए। और सबसे जो मेन जो इसमें जरूरी चीजें हैं कि जब हम संक्रियाएं लगाते हैं तो संक्रियाएं किस तरीके से लगाया जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है। जहां कहीं भी आपको प्रूफ करने वाली चीजें आती हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, जो चाहिए उसके अनुसार आपको यहाँ पर संक्रियाएं लगानी होंगी। तो आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है हम अभी अगले वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी हम जो है इसके रिवीजन सारे पार्ट्स बनाने वाले हैं, और बेल आइकॉन को ऑन पे रखेंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा।